अब हम देखेंगे कि अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन के पश्चात इलेक्ट्रॉन का भरना, इलेक्ट्रॉन का भराव या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि यहाँ डी कक्षक कैसे विपाटित हुआ। तो कल मैंने आपको बताया था कि अष्टफलकीय संकुल में सारे लिगेंड अक्ष पर स्थित हैं। इसको ऐसा समझिए कि ये एक सड़क है और ये सड़क के बाहर का ये हिस्सा दोनों साइड मान लीजिए ये फुटपाथ या खाली जगह है। कुछ लोग इस पे चल रहे हैं, खाली जगह पे, सड़क पे नहीं चल रहे हैं, और कुछ लोग सड़क पे चल रहे हैं। अब एक गाड़ी जो है वो तेजी से सड़क से लहराते हुए आ रही है, तो बताइए वो किसको टक्कर मारेगी? सड़क पे चलने वालों को टक्कर मारेगी या सड़क के इस तरफ या इस तरफ चलने वालों को टक्कर मारेगी? बताए बताए, माइक ऑन कीजिए। बताइए। तो आप लोगों की भी क्लास मतलब डेड क्लास है ना? कोई है नहीं है इससे मतलब नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं। ठीक, तो फिर मेरे को जो पढ़ाना है वो मैं पढ़ा रहा हूं। तो अब ये सब बताने को सीधा समझिए, यहां डी कक्षक दो हिस्सों में विभाजित हुआ है, जिसमें T2G यानी 3 निरक्षी कक्षक नीचे हैं और EG के 2 कक्षक ऊपर है। ठीक है, कल मैंने बताया था कि हर इलेक्ट्रॉन जो में जाएगा वो -4dq ऊर्जा त्यागेगा और जो EG में जाएगा वो +6dq ऊर्जा अवशोषित करेगा। अब ये जो विपाटन है डेल ऑक्टाहेड्रल, ये निर्भर करता है कि कैसा लिगेंड यहां इससे जुड़ा हुआ है। लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, ऐसे जो विपाटन ज्यादा करा देते हैं। प्रबल क्षेत्र लिगेंडों में डेल ऑक्टाहेड्रल का मान ज्यादा होता है युग्मन ऊर्जा से, यानी कुल मिला के ये समझना है कि ये दूरी ज्यादा हो जाती है। दूरी ज्यादा हो जाने से क्या होता है कि D4, D5 व D6 में हम ये कहें, ऐसा कहने की बजाय कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन पहले होता है, पहले हो जाता है। युग्मन ऊर्जा कम है इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन पहले हो जाता है। तो पहले हो जाता है का क्या? ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉन भरना है प्रबल लिगेंड क्षेत्र की स्थिति में, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा, तीसरा यहां आएगा। नियम के हिसाब से चौथे इलेक्ट्रॉन को यहां और पांचवें को यहां जाना चाहिए, लेकिन अगर ये दूरी ज्यादा है, ये विपाटन ज्यादा है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन के लिए
यहां से ऊपर जाने की बजाय नीचे आना आसान हो, तो इसलिए पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां, चौथा यहां, छठवां यहां आएगा, फिर सातवां, आठवां, नौवां और 10वां इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएगा। तो एक टेबल बनाते हैं हम और इसमें ऊर्जा की भी गणना करेंगे। डी इलेक्ट्रॉन, T2G, EG, और इन दोनों की ऊर्जा की गणना करने से जो मिलता है उसको क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्टेबलाइजिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब देखिए D1, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो T2G में जाएगा। D2 दो इलेक्ट्रॉन है, वो भी पहला और दूसरा T2G में जाएगा। D3 है, ये भी 1, 2, 3 जाएगा। D4 तो मैंने कहा कि यहां युग्मन हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, चौथा युग्मित हो जाएगा। D5 1, 2, 3, 4, 5। D6 की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां तक। EG में अभी नहीं, तो ऊर्जा हर इलेक्ट्रॉन जो यहां आएगा -4 DQ। पहला इलेक्ट्रॉन आया -4, दूसरा आया -8, -12, -16, -20, -24। अब इसी के आगे बढ़ा देता हूं मैं। D7 अगर है तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा EG में। D8 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो यहां जाएगा, 7, 8। D9 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। D10 है तब क्या होगा, 1, 2 सब युग्मित हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है इसमें। अब यहां CFSE क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए, 6 चौक 24, तो 24 इकाई ऊर्जा बाहर निकली, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऊपर तो उसने 6 इकाई ऊर्जा ले ली, तो 24 में से 6 कम हो जाएगा, बचेगा 18। 24 में से 6 दूनी 12 कम हो जाएगा, बचेगा 12। 24 में से 18 कम हो जाएगा, बचेगा -6। 24 में 24 कम हो जाएगा, बचेगा 0। अच्छा, अब प्रबल क्षेत्र लिगेंड में किस किस को माना गया है कि ये लिगेंड को आपको प्रबल मानना है। 4-5 लिगेंड हैं जिनको आपको शुरू में प्रबल मानना है। ये है कार्बोनिल, साइनाइड, नाइट्रो अमोनियम। ये प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड की क्या खासियत है कि जब भी प्रबल लिगेंड होगा वो विपाटन को ज्यादा कर देगा, दोनों जो टुकड़े हैं उनके बीच ऊर्जा का अंतर ज्यादा हो जाएगा, तो डेल ऑक्टाहेड्रल युग्मन से अधिक हो जाता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का युग्मन पहले ही हो जाता है, 3 के बाद नहीं होना चाहिए था लेकिन यहाँ हो जाता है, यही बोला जाता है। और ये गणना कैसे करनी है ये बता दिया। अब आते हैं हम दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो विपाटन ऐसा ही रहेगा, विपाटन में कोई क्षेत्र का फर्क
विपाटन के तरीके पे नहीं पड़ता है, विपाटन की ऊर्जा पर। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में हमारे पास है H2O, F माइनस OH, Cl माइनस I माइनस, इस तरीके से है, ठीक है। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सबसे दुर्बल आयोडीन। अब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, मतलब ये टुकड़े तो करता है लेकिन ज्यादा दूर नहीं रख पाता, विपाटन ऊर्जा ज्यादा, तो यहां विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है, ऊर्जा ज्यादा। युग्मन ऊर्जा ज्यादा होने से क्या होता है, यहां हुंड के नियम का पालन होता है। हुंड के नियम का पालन होता है। हुंड के नियम का पालन मतलब युग्मन पहले नहीं होगा, युग्मन अपने टाइम पे ही होगा। मतलब क्या है, D1 T2 D3 तक तो कोई बात ही नहीं है। पहला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, दूसरा यहां जाएगा, तीसरा यहां, अब चौथा जो है वो युग्मन नहीं करेगा, चौथा ऊपर चला जाएगा, पांचवा भी ऊपर चला जाएगा। जब पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया तब फिर युग्मन होगा कि छठवां यहां, सातवां यहां, आठवां यहां, नौवां यहां और 10वां यहां। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, 3 तक तो सेम रहेगा सब, तीन तक कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 ज्यादा ही है। चौथे में क्या होगा, चौथे में 1 2 3, ये चौथा यहां आता है, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया, 12 में से 6 कम हो जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। D6 में अगर हम, अच्छा D4 बनाना था, ऊपर थोड़ा बना दूं, गलत जगह बन गया है। D3 के बाद D4, 1 2 3 4 और यहां आ जाएगा -6, फिर D5 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो गया 0। D6 1 2 3 4 5, ये युग्मन 6, तो एक ज्यादा हो गया इसलिए माइनस। D7 1 2 3 4 5 6 7, -8 1 2 3 4 5 6 7 8, -12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0। ये दुर्बल क्षेत्र के लिए। तो दुर्बल क्षेत्र की खासियत होती है कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड या दुर्बल लिगेंड डी कक्षक का विपाटन है लेकिन विपाटन ज्यादा नहीं कर पाता। कर पाने के कारण दोनों विपाटित कक्षक यानी T2G और EG के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहता और इसलिए डेल ऑक्टाहेड्रल यानी विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से कम रहता है। युग्मन ऊर्जा से कम रहने के कारण ये हुंड के नियम का पालन करते हैं, यानी सारे कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर युग्मन होगा, युग्मन पहले नहीं होगा। तो 1 से 5 तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन गए फिर चले गए और गणना करने का तरीका वही है
कि जितने इलेक्ट्रॉन आपको T2G में दिखे उसमें -4 का गुणा कीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन आपको Eg में दिखे उसमें +6 का गुणा कीजिए और दोनों में अंतर निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों में अंतर निकाल दीजिए, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया अष्टफलकी के लिए। आपका वर्क है कि आप चतुष्फलकी के लिए इसी तरीके से बनाएंगे। चतुष्फलकी संकुल के लिए आप बनाएंगे। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। चतुष्फलकी संकुलों में विपाटन के पश्चात इलेक्ट्रॉन का भराव, जैसा कि आप सबने देखा था कि चतुष्फलकी संकुल में जो विपाटन है वो उल्टा होता है। Eg नीचे रहता है और T2G ऊपर रहता है। ये डेल टेट्राहेड्रल कहलाता है और यहां जो इलेक्ट्रॉन जाएगा अब वो 4dq ऊर्जा अवशोषित करेगा, ये -6dq उत्सर्जित करेगा। ठीक है, तो पहले यहां Eg लिखेंगे, यहां T2G लिखेंगे। तो प्रबल क्षेत्र में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रबल क्षेत्र में नीचे पहले 1 2 3 4 युग्मित कर देना है और दुर्बल क्षेत्र में चीज ये रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे फिर युग्मन करेंगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसके बाद बारी आती है समतल वर्गाकार संकुलों में विपाटन। समतल वर्गाकार संकुल में कैसे हो विपाटन? तो समतल वर्गाकार संकुल में विपाटन को समझाने के लिए अष्टफलकी को लिया गया, क्योंकि अष्टफलकी में बीच में एक वर्ग आता है, समतल वर्ग, जिसके 4 कोनों पे लिगेंड होते हैं। ऊपर एक लिगेंड होता है और नीचे एक लिगेंड होता है। ये ऊपर नीचे वाले को हटा दें अगर हम, तो समतल वर्गाकार बन जाएगा। ठीक है ना? तो समतल वर्गाकार बनाने के लिए पहले हम अष्टफलकी लेंगे, फिर इसके जेड अक्ष मतलब जो ऊपर और नीचे है, इसके लिगेंड को बाहर निकालना शुरू करेंगे। बाहर निकालेंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, पहले ये 4 तो जो करते हो, अब इनकी दूरी बढ़ गई, मैंने थोड़ा लंबा कर दिया इसको। ये विकृत अष्टफलकी हो गया। और उसके निकल जाने के बाद फाइनली जो बचा हमारे पास बीच का 4, वो ऊपर नीचे वाला दोनों बाहर निकल गया। समतल वर्गाकार। तो ये जो विकृत किया हमने, विकृत करने के लिए क्या किया, विकृत करने के लिए जेड अक्ष का लिगेंड दूर किया। अब जब आप जेड अक्ष के लिगेंड को दूर करेंगे तो मतलब लिगेंड जैसे जैसे दूर जाएगा धातु के ऊपर उसका प्रतिकर्षण क्या होता जाएगा,
कम होता जाएगा। तो जितने जेड कक्षक हैं उन पर इसका प्रतिकर्षण कम होगा। प्रतिकर्षण कम होने से ऊर्जा क्या होने लगती है? तो पहले तो अष्टफलकी विपाटन को देखिए। अष्टफलकी में जो विपाटन है आपके पास वो कुछ ऐसा है। चलो, Eg ऊपर है और T2G नीचे है। Eg में क्या क्या है? dx² y² dz² dxy dyz और dzx। अब जब विकृति आएगी तो विकृति का असर किस पे पड़ रहा है? जेड अक्ष पे। तो जेड की ऊर्जा कम हो जाएगी, तो जेड जो है इसकी ऊर्जा घटने लगेगी। थोड़ा ऊर्जा इसकी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। तो आप देखो dx² y² की ऊर्जा बढ़ गई लेकिन dz² की ऊर्जा घट गई। अब यहां भी दो कक्षक z, yz में z है और zx में भी z है। तो यहां पे भी यह असर पड़ेगा कि dxy तो ज्यादा ऊर्जा वाला रहेगा लेकिन dyz और dzx की ऊर्जा घट जाएगी। जैसे ही ये पूरी तरह से अलग हो जाएगा ऊर्जा और कम हो जाएगी और अब आप देखेंगे कि dx² y² सबसे ज्यादा ऊर्जा में, dz² बहुत कम हो जाएगा। और यहां से जो दोनों हैं हम देखते हैं कि dxy की ऊर्जा z से भी ज्यादा हो जाएगी और dyz और dzx सबसे कम ऊर्जा वाला है। तो विपाटन जो हुआ वो एक बार में नहीं समझ में आएगा। आप देखिए खींचते जाने से ऊर्जा पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। ये जो बीच में विकृत अष्टफलकी है इस प्रभाव को कहते हैं हम जॉन टेलर प्रभाव। ये जो बीच वाला है इसको समझाते हैं किस प्रभाव से? जॉन टेलर प्रभाव। मैं लिख रहा हूं। तो जॉन टेलर प्रभाव क्या कहता है? जॉन टेलर प्रभाव कहता है कि किसी अरेखीय तंत्र में, अरेखीय मतलब एक सीधी रेखा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, नहीं हो, ये अष्टफलकी है, सीधी रेखा वाला नहीं। किसी अरेखीय तंत्र में उसकी सममिति को या समतुल्यता को समाप्त करने के लिए या ऊर्जा को कम करने के लिए उसमें विकृति का आना आवश्यक है। यानी अगर मैं चाहता हूं कि अष्टफलकी क्षेत्र ज्यादा स्थायी हो जाए तो ज्यादा स्थायी कब होगा? जब उसकी ऊर्जा कम होगी। तो ऐसे में हमको अष्टफलकी में विकृति लानी पड़ेगी। बिना विकृति लाए ये इसमें नहीं बदल सकता, स्थायी ज्यादा नहीं हो सकता या इसकी ऊर्जा में कमी नहीं आएगी। यही कारण है कि जहां मैंने L हुआ है यहां कॉपर का एक कंपाउंड लिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका वर्ग समतली संकुलों में, तो हमने तीनों तरह के संकुल पढ़ लिए। तीन तरह के संकुल में हमने पढ़ा, पहला अष्टफलकी में विपाटन, दूसरा चतुष्फलकी में विपाटन, तीसरा वर्ग समतली में विपाटन। अब हमको जानना है कि कौन सा संकुल में आयन ले, धातु का आयन ले, तो वो धातु का आयन कौन से संकुल का निर्माण करेगा? क्या वो चतुष्फलकी बनाएगा, क्या वो अष्टफलकी बनाएगा, क्या वो वर्ग समतली बनाएगा? तो इसका निर्धारण किसके बेस पे होता है? स्थायीकरण ऊर्जा के आधार पर होता है। तो वर्ग समतली के लिए गणना नहीं दी हुई है आपको, इसलिए परेशान नहीं होंगे। गणना हम किसके लिए आरंभ करते हैं? चतुष्फलकी और
अष्टफलकी के लिए एक तुलना दी हुई है, जरा सा समझ लीजिए। इसको मिटा रहा हूं। हेडिंग है संकुलों द्वारा ज्यामितीय प्रबंधन। ज्यामितीय प्रबंधन। तो D7, D8, D9, D7, D8, D9, यहां हम लिखते हैं चतुष्फलकी, अष्टफलकी और वर्ग समतली। तो D7 प्रबल है, ठीक है ना। 18 माइनस 5.35 माइनस 7। अष्टफलकी माइनस 18 माइनस 12 माइनस। चतुष्फलकी में ये है 5.5 3.57 माइनस 26 माइनस। एक हमारा धातु आयन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D7 है या D8 है या D9 है। अब वो कौन सी ज्यामिति को बनाना सबसे ज्यादा पसंद करेगा, यानी वो जब यौगिक बनाएगा तो वो कौन सी संरचना का यौगिक ज्यादा बनाएगा जिसके लिए स्थायीकरण की ऊर्जा सबसे ज्यादा है। जैसे आप देखें कि D7 में अष्टफलकी के लिए -18 है, चतुष्फलकी माइनस, ये -26 है, -5 वाले का कोई चांस नहीं। तो D7 वाला यौगिक अगर उसको मौका मिलेगा तो वो चतुष्फलकी नहीं बनाएगा, क्योंकि वो जान रहा है चतुष्फलकी में स्थायित्व ज्यादा नहीं है। ज्यादा स्थायित्व किसमें है? अष्टफलकी में -18 है, और इससे भी ज्यादा स्थायित्व किसमें है? वर्ग समतली। तो इसलिए सबसे पहले और सबसे अधिक मात्रा में वो जो यौगिक बनाएगा वो किस तरीके का बनाएगा? वर्ग समतली यौगिक बनाएगा। उसके बाद अगर उसको लगता है कि वर्ग समतली के बाद अगर उसके पास ऑप्शन है तो वो अष्टफलकी बनाएगा। और सबसे आखिरी में नहीं बनाना है बिल्कुल, लेकिन फिर भी चांस है तो D8 वाला भी यही करेगा कि वो सबसे पहले वर्ग समतली बनाएगा, फिर अगर जरूरत पड़ी तो अष्टफलकी बनाएगा। D9 वाला भी सबसे मात्रा में वर्ग समतली बनाएगा। तो कोई संकुल, कोई आयन किस तरह का संकुल बनाएगा, कौन सी संरचना में रहना पसंद करेगा, वो निर्भर करता है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किस संरचना के लिए स्थायीकरण ऊर्जा का मान ज्यादा है। जिस संरचना के लिए स्थायी का मान अधिक होगा उस तरह का संकुल बनाना पसंद करेगा। बात समझ में आई? तो आज यहां तक देखते हैं, थोड़ी रीडिंग लीजिए, वीडियो में शाम तक देखता हूं।